अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस एंड लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7, बायोलॉजी, क्लास 9th। एंड अब इसमें आगे हमने जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब क्लोरोफिल और लाइट ये दोनों क्या वो अपना परफॉर्म कर रही हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, इनका रोल क्या है, और दूसरे नंबर पे कौन से एक्टिव फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम रोल ऑफ क्लोरोफिल को डिस्कस करते हैं, रोल ऑफ लाइट को फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करते हैं कि लाइट का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो हमें पता है कि जो सनलाइट है वो अब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, कि सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के ज़रिए से। अब जैसे ही सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में। और इसके सिर्फ 1% जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसका सिर्फ 1% क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बाकी जितने का जितना होगा, जितनी लाइट होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगी। क्या 100% लाइट आ रही थी, उस लाइट के अंदर से सिर्फ 1% जो है वो लाइट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। बाकी जितनी भी एनर्जी थी वो सारी क्या हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। अब डिफरेंट वेवलेंथ जो है, डिफरेंट वेवलेंथ से मतलब क्या है, कलर्स के डिफरेंट कलर्स जो है ऑफ लाइट के वो डिफरेंटली इफेक्टिव होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कि डिफरेंट कलर डिफरेंट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाएंगे। ये नहीं होगा कि एक डिफरेंट कलर आ रहे हैं तो एक जैसी फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करवा रहे हैं, नहीं, हर कलर का अपना एक डिफरेंट इफेक्ट होगा। और एक बात जो याद रखनी है फॉर लाइट के रोल में वो ये रखनी है कि ब्लू एंड रेड ये दो लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके लिए ये दो लाइट्स क्या होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस। अब लाइट के बाद क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये आपने बात याद, ये आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही होती है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं थैलाकॉइड्स के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोटो सिस्टम्स बनते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, यानी कि थैलाकॉइड्स के अंदर, और वो बना देते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब फोटो सिस्टम क्या चीज़ है, कि फोटो सिस्टम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, के इकट्ठे होकर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, जो फोटोसिंथेसिस को, ऐसे कलर जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं वो सब्सटेंसेस इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो बना देते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम के बाद अब आपके पास क्लोरोफिल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब क्लोरोफिल डिफरेंट तरह के होते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल आप लोगों के पास है वो क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के बारे में क्या कहा जाता है कि क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, के जो प्लांट्स के अंदर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। यानी कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बना देंगे फोटोसिस्टम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए। और जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये मोस्टली ब्लू और रेड लाइट, जिस तरह की लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही थी रोल ऑफ लाइट में, रेड एंड ब्लू लाइट इफेक्टिव थी फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे ही जो क्लोरोफिल है ए है उसका मॉलिक्यूल सबसे अच्छी जो लाइट ऑब्जॉर्ब करता है वो ब्लू एंड रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आ जाते हैं कुछ एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे पिगमेंट्स जो कि हेल्प करवाते हैं किसकी, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की, कि जो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की हेल्प करवाएंगे किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस में, तो उनको हम किस चीज़ का नाम देंगे, एसेसरी पिगमेंट्स का नाम दे देंगे। अब एसेसरी पिगमेंट्स क्या करती हैं कि जो वेवलेंथ, यानी कि जो कलर्स क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो कलर्स को एसेसरी पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करके देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सम कलर सम वेवलेंथ्स इफेक्टिवली अब्जॉर्ब बाय दीज पिगमेंट्स। तो इसके पास आपके एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती है जो एसेसरी पिगमेंट्स में है, कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की हेल्प करवा रही हैं, उसमें क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल आ जाता है और कैरोटिनॉइड्स आ जाते हैं। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स विच हेल्प द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हमारे पास हम आगे डिस्कस करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स को, कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या चीज़ है। तो पहले नंबर पे लिमिटिंग फैक्टर का पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। तो लिमिटिंग फैक्टर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, कि जिसकी गैर मौजूदगी, एब्सेंस, और डेफिशिएंसी मीन कमी,
जिसकी गैर मौजूदगी और कमी की वजह से क्या हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि जो काम वो कर रहे थे, जैसे फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म हो रही थी, तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो जब कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी एब्सेंस और कमी की वजह से वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट होगा या फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? लिमिटिंग फैक्टर का नाम देंगे। अब हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स यहाँ पर 3 तरह के डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला जो लिमिटिंग फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर क्या होती हैं? इफेक्ट होती हैं। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं। अब इफेक्ट क्या है? पहले नंबर पे हम लाइट इंटेंसिटी का देखते हैं कि लाइट इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर लाइट इस तरीके से कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लाइट इंटेंसिटी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम लोग को पहले से पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ का कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? कम होगी। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो अब लाइट इंटेंसिटी क्या काम कर रही है कि अगर लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये एक लिमिटेड रेंज तक सारा काम होगा। जब तक एक लिमिटेड रेंज है तब तक ये फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करे एक लिमिट रेंज तक तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, मच हायर लाइट इंटेंसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, फोटोसिंथेसिस भी आगे परफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपके पास क्या चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस, अब इसमें भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी जो फोटोसिंथेसिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी। लेकिन एक एट अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक। अगर आप टेम्परेचर को एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर ये काम होगा, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप उस ख़ास हद से टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो फिर भी नुकसान होगा, और अगर आप कम कर देते हैं तो फिर भी नुकसान होगा। अब एक सर्टेन लिमिट में रहते हुए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होता जाएगा? तेज़ होता जाएगा, वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर एक नोट आपने याद रखना है। वो नोट क्या आपके पास कि अगर लाइट इंटेंसिटी लो हो गया और लाइट इंटेंसिटी लो होने के बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आप जितना मर्जी फिर इंक्रीज़ कर लें तो उसका सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पर, क्योंकि आपके पास पीछे क्या लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। ये नोट आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है? अब इस तरीके से जैसे पीछे आपने पढ़ा वैसे ही ये है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन राइज हो इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। लेकिन कब तक? अनटिल लिमिटेड बाय द अदर फैक्टर्स। कब तक कार्बन डाइऑक्साइड उस एक्शन को इंक्रीज करवाएगी, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करवाएगी? तब तक जब तक बाहर से कोई दूसरा फैक्टर आकर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, तब तक वो फोटोसिंथेसिस को क्या करवाएगी? इंक्रीज करवाती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर एक नोट आपने यहाँ पर भी याद रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन जब कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होने की वजह से क्लोजर ऑफ स्टोमेटा यानी कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जिनके जरिए से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा भी था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या ग्यार्ड सेल्स। तो ग्यार्ड सेल्स स्टोमेटा बनाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अब स्टोमेटा बंद होने के बाद क्या होगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। कि जब स्टोमेटा ही क्लोज हो गए तो स्टोमेटा क्लोज होने के बाद ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगी, सनलाइट भी अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो जब वो पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास था इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें आप लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सारा था लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट होता है, और दूसरे नंबर पे आपने रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट कैसे इफेक्ट करती है, और दूसरे नंबर पे क्लोरोफिल कैसे काम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।